स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड रियल एनालिसिस। लास्ट क्लास में हमने क्षेत्र अभिग्रहित के बारे में पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, अपने आप में क्षेत्र की डेफिनेशंस को क्या करती हैं, फॉलो करती है। क्षेत्र की वो प्रॉपर्टी जो 12 की 12 प्रॉपर्टी थी उनको रियल नंबर सेटिस्फाई करते थे। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर और रैशनल नंबर भी इसको सेटिस्फाई करते थे, अर्थात वो भी फील्ड थे। बट नेचुरल नंबर का सेट n और इंटीजर का सेट z इसको फॉलो नहीं करता था। उससे रिलेटेड कुछ नोट आप और लिख लें, उनसे आगे ही उसी में कुछ नोट लिख लें। नोट का मतलब क्या है, देखो मैंने बात क्या की थी कि जब कोई भी समुच्चय यानी दो ऑपरेशंस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ क्षेत्र बनता है तो वो तत्समकता, प्रतिलोमकता, समवर्तता और साचर्यता के फॉलो करता है। वहां हमने बात की थी कि तत्समक आइडेंटिटी और एक प्रतिलोम आइडेंटिटी को E लिखा था, प्रतिलोम को A इनवर्स या -A लिखा था। एडिशन के लिए -A और मल्टीप्लिकेशन के लिए A इनवर्स, और आइडेंटिटी एडिशन के लिए आपके पास 0 थी और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 या 0 थी। अब ये 1 और 0 जो आइडेंटिटी होती है वो कभी भी एक समान नहीं हो सकती, एक तो ये बात, और हमेशा यूनिक होती है। किसी भी क्षेत्र में योज्य तत्समक अवयव व गुणन तत्समक अवयव सदैव क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। क्या कहा कि किसी भी क्षेत्र F प्लस डॉट में योज्य तत्समक अवयव और एडिशन आइडेंटिटी को हमने क्या कहा था, 0 का मतलब मैट्रिक्स होगा 0, वेक्टर का 0, किसी का भी। योज्य तत्समक अवयव 0 तथा गुणन तत्समक अवयव अवयव 1 सदैव अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं। ये एक से ज्यादा नहीं होते हैं, ये एक ही होते हैं। यहाँ प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल अपने को डेफिनेशंस पूछी जाएगी। इन चीज़ों की किसी की प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा तो केवल इतना ही कि वास्तविक संख्याओं को कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के रूप में परिभाषित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याएं अपने आप में पूर्ण क्रमिक क्षेत्र है। तो हमें बताना पड़ेगा कि वास्तविक संख्याएं क्षेत्र की, क्रम की और पूर्णता की उन प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। तो वो प्रॉपर्टीज ही हमें लिखनी होती है। फिर भी आप इसकी चर्चा करें कि ये यूनिक होते हैं आइडेंटिटी, तो इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको जोड़ के आइडेंटिटी यूनिक करनी है, तो माना उस क्षेत्र में कितने आइडेंटिटी है, 2, एक E है और एक E डैश है। उल्टा मान लिया कि इस F प्लस डॉट में अगर कहीं प्रूफ की बात की जाए तो बीएससी पार्ट फर्स्ट में हमने ज्ञात किया था कि प्रूफ आप 4 प्रकार से कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से, प्रतिस्थिति से, और उसको डबल मानकर, या फिर वास्तविक सैद्धांतिक रूपों से। कि E और उल्टा मान लिया हमने इस बात को कि इसमें अद्वितीय नहीं, 2 तत्समक अवयव है, एक E और एक E डैश। एक बार E को तत्समक माना, E तत्समक है और E डैश इसके अंदर कोई एलिमेंट है। पहला केस किया हमने कि E तत्समक है और E डैश क्या है, कोई एलिमेंट। E को आइडेंटिटी और E डैश को इसमें एलिमेंट माना, तो ये क्या करेंगे कि E प्लस अगर E डैश करें, हम E को E डैश में ऐड करें, यहाँ E आइडेंटिटी है, E डैश क्या है, केवल एक एलिमेंट, और आइडेंटिटी में किसी एलिमेंट को ऐड करेंगे तो वो एलिमेंट वापस वही आएगा, यानी E डैश ही आएगा, चाहे E डैश में E जोड़े। और दूसरे वाले केस में ये हमने केस फर्स्ट किया इसका, और केस सेकंड करेंगे ऐसे ही, तो उसमें E डैश को हमने क्या मान लिया, तत्समक, और E को क्या मान लिया, इसकी आइडेंटिटी। देन क्या होगा, E डैश प्लस E करूंगा, E डैश आइडेंटिटी और इसमें एक एलिमेंट जोड़ूंगा तो वो E आएगा, चाहे E प्लस E डैश करूं। इन दोनों इक्वेशंस में आप देखोगे तो E प्लस E डैश का मान यहाँ E डैश है और E प्लस E डैश का मान यहाँ क्या है, E है। इन दोनों समीकरण से आप चर्चा करोगे समीकरण 1 व 2 से, तो क्या मिलेगा कि E प्लस E डैश बराबर E, एक में तो E प्लस E डैश बराबर E है, एक में E प्लस E डैश बराबर क्या है, E डैश है। यानी यहाँ से क्या मिल गया, E इज इक्वल्स टू E डैश।
दैट मीन्स कि मैंने ये माना कि दो तत्समक है, दो तत्समक ई व ई डैश है, वो चीज़ यहाँ क्या आ गई, वो दोनों जाकर क्या हो गए, बराबर हो गए। अर्थात दो तत्समक नहीं, केवल एक ही तत्समक है, अगर दूसरा मानते हो तो उसी के क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। इसी प्रकार गुणा के लिए करते आप तो ई को ई डैश से गुणा करके सेम यही प्रॉपर्टी, यानी यहाँ गुणा की प्रॉपर्टी आ जाती और उसके लिए भी आप ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। सेम किसी भी संक्रिया के लिए आप किसी भी तत्समक को क्या कर सकते हैं, यूनिकली शो कर सकते हैं। तो ये बात कि जो फील्ड होता है उसमें आइडेंटिटीज हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, चाहे कोई सा ही क्यों ना हो, आप कितना ही बड़ा फील्ड क्यों ना बनाए, आप उन संक्रियाओं को जिससे गुणा करते हैं वापस वही आता है, वो यूनिक होता है। जैसे संख्याओं में r प्लस डॉट में कौन है आपके पास, 1 को किसी से भी गुणा करो 2 से, ऐसा और कोई नंबर नहीं है जो 2 से 1 को ऑपरेट होकर या प्रत्येक एलिमेंट को x को 1 से ऑपरेट करूँ x आ जाए फॉर एवरी x इज इन r। तो प्रत्येक x के लिए ऐसा और कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा जो उसके ऑपरेट होकर वापस वही दे देता हूँ। अर्थात ये यूनिक है, एक ही है और ये 1 ही है। दूसरी बात कि सेकंड ये कि किसी भी क्षेत्र f प्लस डॉट, f का मतलब कुछ भी, r का हो, q का हो, c का हो या z5 जैसे पूर्णांकों के, अगले साल आप खूब सारे फील्ड पढ़ेंगे जब बीएससी पार्ट 3 में पढ़ोगे। यहाँ केवल आप डेफिनेशंस के तौर पे नहीं समझ ले, किसी भी क्षेत्र में योज्य प्रतिलोम अवयव तथा प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम अवयव, अशून्य अवयव का निकालते थे हम गुणन प्रतिलोम अवयव सदैव अद्वितीय होते हैं, यानी इनवर्स भी प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। किसी एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते। सेम वैसे ही एक एलिमेंट लो, माना ए एफ में है और इसके दो इनवर्स मान लिए, एक बी और एक सी, यानी दोनों ऐसे हैं कि एक को बी से ऑपरेट करूं, अगर एडिशन की संक्रिया है तो ए में बी ऐड करूं और एक का इनवर्स कर रहा हूं तो 0 आ रहा है, या बी प्लस ए कर रहा हूं तो 0 आ रहा है। और सी भी यही काम कर रहा है, ए प्लस सी कर रहा हूँ 0 आ रहा है, या सी प्लस ए कर रहा हूँ 0 आ रहा है। अब फिर जाके इन दोनों संक्रिया, ये 0 के बराबर ही है, यहाँ से ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, ए प्लस सी के, ए कैंसिल आउट हो जाएगा निश्चय नियम से, और बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सी। अर्थात दो नहीं, केवल एक ही प्रतिलोम है और वो दोनों क्या हैं, बराबर है। अगर दो मानते हो तो दोनों क्या आ जाते हैं, बराबर। ऐसे ही गुणा के लिए दो प्रतिलोम हो सकते हैं और उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर सिद्ध कर सकते हैं। अर्थात किसी भी फील्ड में यूनिक आइडेंटिटी और यूनिक इनवर्स होता है। एक और प्रॉपर्टी लिख लो, किसी भी क्षेत्र के लिए यदि ए डॉट बी बराबर 0 है तो या तो ए इज इक्वल टू 0 या बी इज इक्वल टू 0, जहां ए और बी किसके एलिमेंट है, एफ के। अगर किसी क्षेत्र में दो संख्याओं का गुणा 0 है, डॉट प्रोडक्ट है, तो या तो ए 0 है या बी 0 है, तभी ही उनका गुणा क्या होगा, 0 होगा। भाई अगर गुणा 0 है तो या तो ए 0 है या बी 0 है, दोनों एक साथ 0 नहीं है। कैसे, जैसे आपने लिया कि 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, अब 3 0 नहीं है तो कौन 0 हो गया, 100% एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ऐसा नहीं हो सकता कि ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है और फिर उसका मतलब क्या हुआ कि ए डॉट बी 0 हो जाए। ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है और उनका गुणा 0 हो रहा है। ऐसा होता है पर वो क्षेत्र नहीं बनाते। फिर क्षेत्र है तो ये बात होगी कि अगर गुणा 0 है तो या तो ए 0 या बी 0। जैसे मैं टपल्स टाइप के एलिमेंट देखूं ऐसे इस प्रकार के, ए कोमा बी टाइप के, आर क्रॉस आर टाइप का, ये आर क्रॉस आर टाइप का सेट होता है जिसमें ए बी, जहाँ ए
आर का और बी बी आर का, या ए क्रॉस बी, दो सेटों का कार्तीय गुणन। अब इसमें देखें आप गुणा इस प्रकार कर रहे हैं हम, ए डॉट बी गुणा सी डॉट डी कर रहे हैं, तो ऐसा गुणा है ए सी और बी डी, ऐसे कंपोनेंट वाइज ए सी से और बी डी से। अब इस गुणा के लिए देखना इसमें कि अगर मैं एक एलिमेंट ले लूँ 0,1 और एक एलिमेंट ले लूँ 1,0 या कुछ भी और ले लो, 1 की जगह कुछ भी, बट एक पोजीशन पे 0 रखो, इन्हें ऑपरेट करेंगे आप तो 0 × 1 0 और 1 × 0 0, ऐसा ही होगा। ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, बट ये क्या है, 0 है। इसका मतलब ये जो सेट है इस संक्रिया के साथ क्षेत्र कभी नहीं बनाएगा। अगर क्षेत्र है तो दो संख्याओं का गुणा 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है, 100% इनमें से कोई एक 0 है। यहाँ ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, बट गुणा क्या है, 0, क्योंकि 0 कब होगी, जब दोनों पोजीशंस पे 0 होंगे। यहाँ इसके सेकंड पोजीशन पे और इसके फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं है। तो फील्ड क्या कहता है कि अगर मेरे में दो संख्याओं का गुणा 0 है, यानी डॉट प्रोडक्ट जो भी 0 है वो तभी होगा जब या तो पहली संख्या 0 है या दूसरी संख्या 0। 0 का मतलब यहाँ योज्य तत्समक अवयव की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही मैट्रिक्सों में भी हो सकता है, दो मैट्रिक्सों का गुणा 0 हो जाए परंतु वो दोनों मैट्रिक्स 0 हो ही नहीं। जैसे इस प्रकार के मैट्रिक्स ले लें 0 A 0 0, और एक मैट्रिक्स में ऐसे ले लूँ A, 0, 0, और सिंपल मैट्रिक्स गुणा करूँ, ये आपके पास 0 आएगा, इसको इससे गुणा किया, इसको ये 0 ये 0 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। आप देख सकते हैं ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, पर ये मैट्रिक्स क्या है, 0। इसका मतलब इस प्रकार के मैट्रिक्सों का जो सेट है वो फील्ड नहीं बनाएगा। तो ये बात की हमने किसकी, फील्ड की, कि फील्ड वो होता है जिसमें वो हमने पिछली 12 प्रॉपर्टीज लिखी वो सेटिस्फाई होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज के आधार पर ये 3 हमने क्या लिखे, रिजल्ट लिखे, कि उसमें यूनिक आइडेंटिटी होती है, यूनिक इन्वर्स होता है, दो संख्याओं का गुणा 0 तभी है जब या तो A0 या B0। और ये प्रॉपर्टी हम पूरी बुक में काम में लेंगे। जब बुक में आगे पढ़ेंगे तो रियल नंबर्स में ये प्रॉपर्टी है कि उसमें दो संख्याओं का गुणा 0 है, तो या तो A0 है या B0 है। आगे बढ़े, ये बात की हमने किसकी, क्षेत्र विग्रहित की। अब बात करते हैं हम क्रम विग्रहित की। अगला विग्रहित हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, क्रम विग्रहित। ऑर्डर एग्जिट। सेकंड जो अपने पास है ऑर्डर एग्जिट। क्रम विग्रहित, देखो किसी भी क्षेत्र में क्रम विग्रहित परिभाषित करने से पहले आपको उसमें एक धनात्मक क्लास परिभाषित करनी होगी। पहले आपको उसमें एक पॉजिटिव क्लास परिभाषित करनी होगी, जिससे आपको संख्याओं के बारे में पता लगे कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो वे में होती है। यानी जैसे रियल नंबर्स होते हैं तो आप उनको दो भागों में बांटते हैं कि r+ r-, ये पॉजिटिव रियल नंबर, ये नेगेटिव रियल नंबर। तो इनकी एक क्लास बनाते हैं कि ये कैसे पॉजिटिव नंबर डिफाइन होते हैं, कैसे नेगेटिव नंबर डिफाइन होते हैं। तो यहाँ लिख ले, क्रम विग्रहित किसी भी क्षेत्र के लिए क्रम विग्रहित अविग्रहित को परिभाषित करने के लिए पहले हम क्षेत्र में धनात्मक वर्ग या क्लास को परिभाषित करेंगे। धनात्मक क्लास या धनात्मक वर्ग को परिभाषित करेंगे। तो यहाँ अपन डिफाइन कर रहे हैं पहले किसको, पॉजिटिव क्लास यानी धनात्मक वर्ग क्षेत्र में
क्या होती है पॉजिटिव क्लास और इसका मतलब क्या है ये हम समझे। देखो ये आपके पास मान लो एक फील्ड है, ये पूरे फील्ड के एलिमेंट है, कोई भी वास्तविक संख्याओं का, कॉम्प्लेक्स का, जिसका भी, उसका एक सेट उठाया, इसका एक सबसेट उठाया जिसको नाम देता हूं मैं P। ये सबसेट P ऐसा है कि अगर कोई दो संख्याएं, एक x और एक y, अगर कोई दो संख्याएं x और y में P में लूं तो उनके लिए x प्लस वाई भी P में होना चाहिए और x गुणा y भी क्या होना चाहिए, P में होना चाहिए। अगर दो संख्याएं पॉजिटिव क्लास की है तो उनका एडिशन भी P में है और उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, P में है। अब एडिशन यहाँ अगर आप रियल नंबर पे बात कर रहे हो फील्ड की तो सिंपल एडिशन और सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स के एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्सों के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। उसी प्रकार ये चेंज होते जाएंगे। दूसरी, एक तो ये प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी ये कि अगर कोई संख्या जीरो नहीं है और वो फील्ड में है, कोई नॉन जीरो संख्या फील्ड की है, तो या तो XP में है या माइनस XP में है, या तो ये खुद ही होगी या इसके नेगेटिव साइन लगाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो P में होगी। इन दोनों में से कोई एक संख्या क्या होगी, P में एग्जिस्ट करेगी। ये दो प्रॉपर्टी अगर कोई सबसेट इसका फॉलो करता है तो वो इस फील्ड ऐप की क्या बन जाएगा, पॉजिटिव क्लास। कैसे? जैसे चर्चा करें हम कि वास्तविक संख्याएं r प्लस डॉट, उनके लिए r प्लस ऐसा है, r प्लस का मतलब पॉजिटिव नंबर्स का, जो जीरो से लेकर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। जीरो नहीं है इसमें, जीरो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और वो यहाँ हमने पहले ही नेगलेक्ट कर दिया। अब कोई भी दो रियल नंबर जैसे 2 और 3 उठाओ, उनका एडिशन करो वो भी एक रियल नंबर ही आएगा और r प्लस में आएगा, उनका मल्टीप्लिकेशंस करो वो भी एक रियल नंबर आएगा और r प्लस में आएगा। दो रियल नंबर हैं वो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, पर इसी से उठाना और इसी में ऐड करना। अगर यहाँ इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते तो कब नहीं करते, जैसे मान लो एक संख्या उठा लेता 2 और एक उठा लेता -3, तो वो r प्लस से थोड़ी उठा रहा था, फिर मैं r से उठाता और इस कंडीशन में मैं इनको ऐड करता तो -1 आता और वो r प्लस में नहीं होता। इसका मतलब r प्लस उस केस के लिए पॉजिटिव क्लास नहीं बनती। तो सबसेट ऐसा लिया जिसमें जीरो से आगे के थे। ये कैसे पता लगा कि ये कैलकुलेशन से पता लगता है कि इसके लिए ये पॉजिटिव क्लास है, ऐसे उठाए। फिर आगे देखें, ये पॉजिटिव क्लास बने और इस बात को क्या, सेकंड वाली बात को फॉलो करते हैं क्या, कोई भी नॉन जीरो नंबर उठाओ इसमें से, r में से, जैसे उठाया -3 r का है। अब या तो -3 खुद P में है या इसके नेगेटिव साइन लगाने पर P है। अब -3 खुद यहाँ P में नहीं है अर्थात r प्लस में नहीं है, तो इसके नेगेटिव साइन लगा दो, वो कौन आएगा, +3, वो है ना r प्लस में। या तो वो खुद होगा, अगर वो खुद नहीं है तो उसके नेगेटिव साइन है अर्थात वो पॉजिटिव हो गया, तो वो P में एग्जिस्ट करेगा। देन वो P क्या कहलाएगा, उसकी पॉजिटिव क्लास कहलाएगा। और जिसमें ये पॉजिटिव क्लास है वो सारे फील्ड क्रम अभिग्रहित की क्या करते हैं, पालना करते हैं। इसका मतलब कॉम्प्लेक्सों का जो सेट है उसके अंदर पॉजिटिव क्लास नहीं है, अर्थात उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव नंबरों को डिफाइन नहीं कर सकते। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पहले हम डेफिनेशंस लिख लें। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया, देखो, यदि कैपिटल P, यदि कैपिटल P क्षेत्र F प्लस डॉट का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है, अरिक्त यानी खाली नहीं होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, उपसमुच्चय है, तो P क्षेत्र F का या कि धनात्मक क्लास या धनात्मक वर्ग कहलाता है। यदि पहली प्रॉपर्टी, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग इन P, प्रत्येक एक्स वाई जो किस में बिलोंग करते हैं, P में, उनके लिए x प्लस वाई भी किस में बिलोंग करे, P में, तथा x डॉट वाई ये भी किस में बिलोंग करे, P में।
प्रत्येक एक्स वाई जो पी के हैं उनके लिए एक्स प्लस वाई भी पी में बिलोंग करे और एक्स को वाई से गुणा करें वो भी किस में बिलोंग करे, पी में। और सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने कि फॉर एवरी नॉन जीरो एक्स जो किस में है, एफ में, एक्स जो किसके इक्वल नहीं है, जीरो के, वो एफ में है, के लिए या तो एक्सपी में है या माइनस एक्सपी में है। प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट जो फील्ड के हैं उनके लिए या तो वो खुद एलिमेंट पी में होगा या उसके नेगेटिव साइन लगाने पर जो एलिमेंट मिलेगा वो पी में होगा। इनमें से जिस प्रॉपर्टी को वो फॉलो करते हैं, इन दोनों में से या तो ये या ये, इन दोनों में से जो भी जिस प्रॉपर्टी में इसमें आ गया तो ठीक है, इसमें आ गया तो ठीक है, इसमें आ गया तो ये खुद एक्स पॉजिटिव एलिमेंट है, और अगर इसमें आ गया तो इसका मतलब माइनस एक्स यहाँ क्या बनेगा, पॉजिटिव एलिमेंट बनेगा। यहां पी के अवयवों को क्षेत्र एफ के धनात्मक अवयव कहते हैं, धनात्मक अवयव कहते हैं। यहां से आपको एलिमेंटों को पॉजिटिव नेगेटिव कहना भी मिल गया कि किसी एलिमेंट को पॉजिटिव कब कहते हैं, जब वो इन प्रॉपर्टीज को क्या करता है, फॉलो करता है। 2 और 3 पॉजिटिव हैं क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। -2, -3, -5 ये नेगेटिव है क्योंकि वो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब तथा यदि x जो 0 नहीं है एफ के लिए, x नॉट बिलोंग इन p, x p में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब -xp में बिलोंग करेगा। भाई या तो xp में बिलोंग करेगा या -xp में बिलोंग करेगा। तो ये कह दिया मैंने कि x 0 नहीं है और वो f के लिए उसमें -xp में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या है, xp में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब -x क्या करता है, p में बिलोंग करेगा। और ऐसी कंडीशन में x को इसका क्या कहेंगे, ऋणात्मक अवयव। x यहाँ क्या है, यहाँ x धनात्मक अवयव था इन अवयवों को, क्योंकि यहाँ x p बिलोंग करके, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जब x खुद p में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब x खुद क्या है, ऋणात्मक है। तो ऐसी स्थिति में x को क्षेत्र F का ऋणात्मक अवयव कहते हैं। ये बात की हमने किसकी, पॉजिटिव क्लास की। आगे जाके हम ये डिफाइन कर देंगे कि जिस भी फील्ड के अंदर पॉजिटिव क्लास है वो क्रम अभिग्रहित की क्या करता है, कंप्लीटली डिफाइन करेगा, उसकी पालना करेगा। बट उससे पहले हमने पॉजिटिव क्लास को डिफाइन किया कि कोई भी क्लास पॉजिटिव कब होती है, जब इन दो प्रॉपर्टीज को क्या करती है, फॉलो करती है। एग्जाम्पल लेते हैं हम इस पे बेस, राइट कर लिया होगा ये। देखो एग्जाम्पल, परमेय संख्याओं के क्षेत्र Q प्लस डॉट के लिए समुच्चय Q, परमेय संख्याओं का समुच्चय Q कैसा होता है, इसमें P बटा Q टाइप के एलिमेंट आते हैं जहाँ Q 0 नहीं होता, और P और Q किस में बिलोंग करते हैं, Z में, स्मॉल p। परमेय संख्याओं का क्षेत्र जो Q प्लस डेट है उसके लिए समुच्चय है का उपसमुच्चय मैं इसको इस प्रकार डिफाइन कर रहा हूं, कैपिटल P इज इक्वल टू P बटा Q टाइप का, जहां Q 0 नहीं है और P और Q Z में ही है, बट P और Q जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, या P डॉट Q ग्रेटर देन 0 है।
वो भी चलेगा। दोनों को अलग अलग पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 करो तो भी चलेगा, और एक साथ गुणा 0 करो वो भी ग्रेटर देन 0 करो चलेगा। देखो ये पॉजिटिव कब होंगे, ये एलिमेंट अगर ऊपर वाला नेगेटिव ले लिया और नीचे वाला पॉजिटिव ले लिया तो एलिमेंट नेगेटिव हो जाएगा, और उस कंडीशन में इन दोनों का गुणा ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। तो ये या तो दोनों का गुणा ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव से ये कट जाएगा। तो या ऐसे लिख दो P ग्रेटर देन 0 Q ग्रेटर देन 0। इसका उपसमुच्चय ये जो P लिया, क्षेत्र Q प्लस डॉट की धनात्मक वर्ग है। ये इसका पॉजिटिव क्लास है। इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फॉलो होती हैं जो आपने पिछली दो प्रॉपर्टीज ली कि इसके एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को, वो जो दो प्रॉपर्टी थी उनको फॉलो करते हैं। इनको दो को ऐड करोगे वापस पी में आएगा, गुणा करोगे वापस पी में आएगा। और दूसरी बात कि या तो ये खुद पी में एक्स पी में होगा या माइनस एक्स पी में होगा। तो ये इस वजह से इसी का ये सबसेट है, केवल वो एलिमेंट लिए जो पॉजिटिव टाइप के। इसी प्रकार अगर आप इसके लिए लें वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R प्लस डॉट की धनात्मक वर्ग R प्लस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 से लेकर अनंत तक के सारे पॉजिटिव रियल नंबर है। ये इसकी क्या है, पॉजिटिव क्लास। इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। ये बात की हमने किसकी, पॉजिटिव क्लास के एग्जाम। और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स में ये नहीं मिलेगा, कारण हम आगे लिखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्रम अभिग्रहित की पालना नहीं करते, इसलिए हम इसके एक साथ ले लेंगे। अब यहां क्रम अभिग्रहित को हम डिफाइन करते हैं। हम देखो क्रम का मतलब कि कोई चीज क्रम से, इसका मतलब उसके अगले और पिछले को बताया जा सके। नंबर्स में क्रम को इस सिंबल या इस सिंबल से डिफाइन करते हैं, या तो ग्रेटर देन या लेस देन। किसी को भी आप ग्रेटर देन लेस देन कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि x लेस देन y, x ग्रेटर देन y, इसका मतलब x की पोजीशन y से आगे है, ये क्रम है उसका। इस सिंबल्स को हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि ये सिंबल्स क्या होते हैं। तो क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र के लिए क्रम अभिग्रहित क्या है वो जानते हैं। किसी भी क्षेत्र F प्लस डॉट के लिए क्रम अभिग्रहित या क्रम संबंध, ये कोष्टक में लिख देना ग्रेटर देन वाला, निम्न प्रकार परिभाषित किए जाते हैं। चार क्रम में विग्रहित हैं, वो निम्न प्रकार डिफाइन किए जाते हैं। मैं बता रहा हूं। पहला या क्रम नियम जो हैं वो, उनमें पहला है आपके पास त्रिविभागीय नियम। विभागीय नियम कैसे होता है ये नियम देखें। ये नियम है कि फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग इन एफ, फील्ड एफ के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, या तो पहला कि x ग्रेटर देन y होगा, या सेकंड कि x इक्वल y होगा, या थर्ड कि x लेस देन y होगा। त्रिविभागीय नियम ये है कि अगर आपके पास किसी फील्ड के दो एलिमेंट हैं x और y, तो या तो x y से बड़ा होगा, या x y के इक्वल होगा, या x लेस देन क्या होगा, y होगा। ये त्रिविभागीय नियम है। दूसरा नियम, इसे कहते हैं संक्रामक नियम। एक बार ये नियम लिख लें, कैसे ये फॉलो करते हैं इसके बारे में हम सारी चर्चा करेंगे। ये नियम क्या है, फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग इन फील्ड एफ, प्रत्येक एलिमेंट
जो एक्स वाई जेड टाइप के हैं फील्ड एफ में, उनके लिए यदि x ग्रेटर देन y तथा y ग्रेटर देन z है तो x ग्रेटर देन z होगा। संक्रामक नियम कि यदि x y से बड़ा है और y z से बड़ा है तो x किससे बड़ा होगा, z से। रियल नंबर से ऐसा काम करते, ये भी काम करते कि दो रियल नंबर या तो बराबर होंगे या एक दूसरे से क्या होंगे, छोटे या बड़े। इन नियमों की पालना करते हैं, इस वजह से ही वो क्रम के अंदर आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इन नियमों की पालना नहीं करते, ये हम बताएंगे आगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इस त्रिविभागी नियम की पालना नहीं करते, इस वजह से उनमें क्रम नहीं होता है। तो ये दूसरा संक्रामक नियम क्या कहा, ट्रांजिटिव लॉ, कि तीन एलिमेंट एक्स वाई जेड आप एफ से उठाओगे तो या तो एक्स वाई से बड़ा होगा या वाई जेड से बड़ा होगा। दैट मीन्स कि एक्स किससे बड़ा होगा, जेड से। तीसरा नियम त्रिविभागी नियम, संक्रामक नियम। तीसरा नियम योज्य एकदिष्ट नियम। एकदिष्ट नियम, ये क्या नियम है, देखो इस नियम में क्या कह रहा है कि फॉर एवरी एक्स वाई, और जेड भी ले ले, जो फील्ड एफ के लिए है उनके लिए ये दे रखा है के लिए यदि एक्स जो है वो y से बड़ा है, ये तीन एलिमेंट आपने फील्ड के उठाए, उनमें से कोई भी एक एलिमेंट x किससे बड़ा है, y से, तो इसका मतलब ये भी सत्य है कि x प्लस जेड करें वो y प्लस जेड से क्या होगा, बड़ा होगा। x प्लस जेड जो करेंगे हम वो y प्लस जेड से बड़ा होगा। तीन एलिमेंट उठाए फील्ड के, जैसे 5 3 मान लो 2 से बड़ा है। अब इसमें कुछ भी ऐड किया आपने, कुछ भी ऐड किया, जैसे पॉजिटिव 5 ऐड किया तो इधर भी पॉजिटिव 5, ये 8 हो गया और ये 7 बड़ा ही रहेगा। नेगेटिव नंबर से ऐड किया, इधर -2 ऐड किया या कुछ बड़ा कर लिया, इधर -4 ऐड किया और इधर 2 में -4 ऐड किया, ये क्या आ गया -1 और ये क्या आ गया -2। आपको पता है -1 -2 से बड़ा होता है। तो इस नियम की पालना करते हैं रियल नंबर्स। योज्य एकदिष्ट नियम, मोनोटोनिक एडिशन लॉ, यानी मोनोटोन होते हैं, यानी वो क्रम से क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। एक नियम है आपके पास चौथा, गुणन एकदिष्ट नियम। गुणन एकदिष्ट नियम, ये नियम क्या कहता है, फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग इन एफ के लिए यदि x y से बड़ा है तथा z पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है या पॉजिटिव क्लास में है, तो क्या होगा कि x को z से गुणा करोगे और y को z से गुणा करोगे, उससे वो क्या आएगा, बड़ा आएगा। यानी x ग्रेटर देन z इज ऑलवेज ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। ये देखने में आपको बहुत ही सिंपल लगते हो, पर ये अभिग्रहित है, ये 4 नियम हैं, इन नियमों की पालना करते हैं, इसीलिए रियल नंबर्स ऐसे होते हैं। आप किसी रियल नंबर को, हमें पहले पिछली क्लासों में ये याद करवा दिया कि आप अगर 3 5 से बड़ा, सॉरी 3 2 से बड़ा है, माइनस से गुणा करते ही चिन्ह चेंज हो जाएगा, -3 लेस देन हो जाएगा -2। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इस नियम की पालना की वजह से ये ऐसा होता है कि x y से बड़ा है तथा z 0 से बड़ा है, तो ये नियम, ये जो क्रम अभिग्रहित है या क्रम का जो संबंध है वो वैसे के वैसे बना रहेगा। नहीं अदरवाइज z लेस देन 0 है तो ये ऐसा नहीं रहेगा, तो ये इसका उल्टा यानी लेस देन हो जाएगा। तो ये कि आप जिससे गुणा कर रहे हो इनको, जैसे मान लो आपने इससे 5 से गुणा किया तो वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो दोनों साइड करोगे वो चलेगा। 15 ग्रेटर देन 10, और ये काम रियल नंबर्स में नहीं, कॉम्प्लेक्स में भी नहीं होगा, ये रियल नंबर में तो होगा, सॉरी रियल नंबर में ये फॉलो होगा, कॉम्प्लेक्स में क्रम अभिग्रहित की पालना नहीं होती है, ये हम बताने वाले हैं, तो उसमें नहीं होगा। और मैट्रिक्सों में होगा अगर वो क्रम अभिग्रहित की पालना करती है, और करती है वो एक्चुअल में, और रैशनल नंबर भी इसकी पालना करेंगे। तो इन 4 प्रॉपर्टीज को कोई भी अगर सेट फॉलो करे और वो फील्ड हो, पहले वो फील्ड हो और बाद में ये 4 प्रॉपर्टीज फॉलो करे, तो वो फील्ड कैसा बन जाता है, क्रम अभिग्रहित यानी क्रमित क्षेत्र। कैसे कि क्या हुआ है, पहला नियम त्रिविभागी नियम कि कोई भी 2 नंबर्स उठाएं एक्स वाई एफ के, तो या तो एक्स वाई से बड़ा या एक्स वाई के इक्वल या एक्स वाई से लेस देन, ये तीनों में से कोई एक बात होगी।
तीन एलिमेंटों के लिए कि x y से बड़ा है तथा y z से बड़ा है, तो x y किससे बड़ा होगा, z से। ये संक्रामक नियम। योज्य एग्जिस्ट नियम कि x y z ऐप में है तो x y से बड़ा है तो x प्लस जेड y प्लस जेड से बड़ा होगा। गुणन एग्जिस्ट नियम कि अगर तीन एलिमेंट है और x y से बड़ा है, z ग्रेटर देन 0 है तो x डॉट जेड y डॉट जेड से बड़ा होगा। इन चार प्रॉपर्टीज को फॉलो करने वाला प्रत्येक क्षेत्र क्या कहलाता है, कर्मित क्षेत्र। तो आप यहां नीचे एक डेफिनेशन लिख लें, इसको आप लेस देन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप ग्रेटर देन के लिए डिफाइन किए, सिर्फ ये चिन्ह लेस देन है वो वैसे ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा। तो यहां एक आप डेफिनेशन लिख ले, कर्मित क्षेत्र, इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है बार बार, कर्मित क्षेत्र। अब अगर एग्जाम में इसको पूछा जाए कि कर्मित क्षेत्र क्या है, परिभाषित कीजिए, और पूरे 5 नंबर या 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्षेत्र की पूरी प्रॉपर्टीज लिखोगे, क्रम की या धनात्मक क्लास की पूरी प्रॉपर्टी लिखोगे। मैं यहाँ आपको डायरेक्टली इसको डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज पहले लिख दी है। तो एक क्षेत्र ऐप प्लस डॉट कर्मित क्षेत्र कहलाता है, कर्मित क्षेत्र कहलाता है यदि वह चारों क्रम विग्रहितों, कौन से चारों क्रम विग्रहित, पहला त्रिविभागीय नियम, आप ये नियम लिखोगे एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो। दूसरा संक्रामक नियम, तीसरा योज्य एग्जिस्ट नियम, और चौथा गुणन एग्जिस्ट नियम। की पालना करें। एक क्षेत्र कर्मित क्षेत्र कहलाता है यदि वो चारों क्रम विग्रहित हो, जो अभी मैंने ये क्रम विग्रहित लिखे उनकी पालना करे तो वो क्या कहलाता है, कर्मित क्षेत्र। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो इसी डेफिनेशन को कि एक क्षेत्र ऐप प्लस डॉट कर्मित क्षेत्र कहलाता है, कर्मित क्षेत्र कहलाता है यदि इस क्षेत्र में एक धनात्मक वर्ग P विद्यमान हो। अगर उसमें पॉजिटिव क्लास भी एग्जिस्ट कर जाए तो भी वो क्या कहलाएगा, कर्मित क्षेत्र है, क्योंकि पॉजिटिव क्लास भी इन चारों क्रम विग्रहितों की क्या करती है, पालना करती है। उसमें भी ये चारों बातें क्या हो जाती हैं, एग्जिस्ट कर जाती है। तो इस प्रकार भी आप डिफाइन कर सकते हैं, इस प्रकार भी आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम में ये आप नियम लिखोगे, यहाँ पे भी क्षेत्र की सारी प्रॉपर्टी और धनात्मक वर्ग की 3-4 बार ये डेफिनेशन पूछी गई है कि कर्मित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। यहाँ से पहली बार क्वेश्चन आता है। इससे पहले की जो थ्योरी थी हमने बेसिकली पढ़ी, पर वो थ्योरी उसके अंदर क्षेत्र भी हमने डिफाइन किया, क्रम विग्रह डिफाइन की, धनात्मक क्लास डिफाइन की, ये सारी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। कल हम इनके बारे में एग्जाम्पल और देंगे, दोबारा इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर कर्मित क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र तो हैं वो, ये तो हमने पहले भी चर्चा की कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्षेत्र तो होते हैं परंतु कर्मित क्षेत्र नहीं है। रीजन के रूप में मैं बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे मान लिया कि एक धनात्मक क्लास C+, अगर धनात्मक क्लास एग्जिस्ट करती है तो वो कर्मित क्षेत्र होगा। हमने उल्टा माना कि एक धनात्मक क्लास C+ है। अगर धनात्मक क्लास C+ है तो या तो आयटा C+ में होगा या माइनस आयटा C+ में होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही इसमें होगा ना। सपोज करते हैं हम आयटा C+ में, माइनस आयटा नहीं है, आयटा C+ में है तो आयटा डॉट आयटा वो भी C+ में होना चाहिए, धनात्मक क्लास की डेफिनेशन से। आयटा को आयटा से गुणा करें यानी -1 वो भी C+ में है। अब अगेन देखो पुनः आयटा C+ में और -1 भी C+ में, इन दोनों को ऑपरेट करूँ वो भी C+ में आना चाहिए।
आइटा डॉट -1 वो भी सी प्लस में। डेफिनेशन से धनात्मक क्लास क्या कहती है, दो संख्याओं का गुणा और जोड़ भी मेरे में ही एग्जिस्ट करेगा। इन दोनों को गुणा करूं तो माइनस आइटा, ये किस में आ गया, सी प्लस में, जबकि मैंने तो आइटा लिया था। और धनात्मक क्लास क्या कहती है, या तो एक्सपी में है या माइनस एक्सपी में। अगर ये है तो ये नहीं होगा, ये है तो ये नहीं होगा, यहाँ तो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से कॉम्प्लेक्सों में क्रम विग्रहित की पालना नहीं होती और धनात्मक क्लास एग्जिस्ट नहीं होती, और इसी वजह से उनमें बड़े छोटे की बात नहीं होती कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बड़ा है, उनका कोई क्रम नहीं है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा x प्लस आइटा वाई और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस बात की आप चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें क्रम अभिग्रहित या धनात्मक क्लास एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये डेफिनेशन लिख ले। कल हम इस एग्जाम्पल को कंप्लीटली सोल्व करेंगे। ये भी बार बार पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि सम्मिश्र संख्याएं क्रम अभिग्रहित की पालना नहीं करती या क्रमिक क्षेत्र नहीं बनाती। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम कल अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।